हम सॉल्व कर रहे थे +2 अकाउंटेंसी का मॉडल क्वेश्चन पेपर। ये पेपर जारी किया था हिमाचल प्रदेश बोर्ड स्कूल एजुकेशन धर्मशाला के द्वारा टर्म 2 के लिए। पिछले पार्ट में हमने इस मॉडल क्वेश्चन पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज हम इसके थ्योरी और न्यूमेरिकल पोर्शन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड इसमें दिया हुआ है थ्योरी का, न्यूनतम अविधान क्या है, व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। तो आप इसमें लिख सकते हैं, न्यूनतम अविधान से अभिप्राय पूंजी की उस न्यूनतम राशि से है जिसे किसी कंपनी द्वारा अंशों के आवंटन शुरू करने से पहले अवश्य ही प्राप्त कर लिया जाना चाहिए। कंपनी अधिनियम के अनुसार यह राशि कुल निर्गमन का 90% निर्धारित की गई है। यदि यह शर्त पूरी नहीं हो पाती तो कंपनी को आवेदन पर प्राप्त संपूर्ण राशि वापस करनी होती है। तो ये हुई न्यूनतम अविधान। तो ऐसा अमाउंट है जब कंपनी शेयर्स को इशू करती है तो जितने इशू किए उसका 90% जो है वो आवेदन हो जाना चाहिए, उसको बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, डीप डिस्काउंट बॉन्ड क्या होते हैं। तो डीप डिस्काउंट बॉन्ड जब ऋण पत्र पूर्व निर्धारित ब्याज दर के बिना जारी किए जाएं तथा इनका निर्गमन मूल्य अत्यधिक कम बताया जाए तो ऐसे ऋण पत्रों के निर्गमन को डीप डिस्काउंट बॉन्ड के रूप में जारी कहा जाता है। इन ऋण पत्रों के निर्गमन मूल्य और शोधन मूल्य का अंतर डिस्काउंट कहलाता है, जिसे बॉन्ड की अवधि में बांट दिया जाता है। तो डीप डिस्काउंट बॉन्ड होते हैं जिसमें ब्याज की दर निर्धारित नहीं होती है और ये जो इशू प्राइस होता है इसका जो फेस वैल्यू उससे बहुत कम होता है और जितना डिफरेंस होता है उसी को ही हम इसमें इंटरेस्ट भी कहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 आया हुआ है सैंपल में, निम्न मदों को एक कंपनी के स्थिति विवरण में आप किन शीर्षकों के अंतर्गत दिखाएंगे। अंडर व्हाट हेडिंग विल यू शोन द फॉलोइंग आइटम्स इन द बैलेंस शीट। और आपको दिए गए हैं गुडविल को, लूज टूल्स को, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को एंड मॉर्गेज लोन को। देखो इसको आप किस तरह बताएंगे, तो आपसे हेडिंग पूछे हुए हैं तो यहाँ पर हमने हेडिंग और सब हेडिंग दोनों बताए हैं। तो फर्स्ट है गुडविल। तो गुडविल का जो हेडिंग है ये होता है नॉन करंट एसेट्स और सब हेडिंग जो है इसका बनता है इंटेंजिबल एसेट। सेकंड जो है लूज टूल है तो ये इसका हेडिंग ये करंट एसेट्स के अंडर आती है और इसका जो सब हेडिंग रहता है वो इन्वेंट्रीज रहता है। सी आपसे पूछा था सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो इसका हेडिंग शेयर्स होल्डर फंड है और सब हेडिंग इसका रिजर्व एंड सरप्लस है। और लास्ट में आपसे पूछा है मॉर्गेज लोन, ये इसका जो हेडिंग है वो नॉन करंट लाइबिलिटीज है और सब हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरिंग है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है, तुलनात्मक वित्तीय विवरण से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो इसमें आप लिख सकते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट किसी भी संस्था के भविष्य का अनुमान लगाने के लिए उसके अतीत को देखना बहुत आवश्यक है। अतः कई वर्षों के वित्तीय विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन करना जरूरी है। जब दो या दो से अधिक अवधियों के वित्तीय विवरणों को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाए कि उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके, ऐसे विवरण को तुलनात्मक विवरण कहते हैं। तो ये क्वेश्चन 5 था। क्वेश्चन जो 6 है वो आपसे न्यूमेरिकल है, रेशियो एनालिसिस का। तो इसमें आपको कहा है कि इफ करंट रेशियो 5:2, वर्किंग कैपिटल ₹81,000, देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। तो आपको करंट रेशियो दी है तो आप करंट रेशियो लिख देंगे 5:2। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो 5 जो है वो आपको दी हुई है करंट एसेट्स एंड 2 दी है करंट लाइबिलिटीज। तो इसका मतलब हम जब एज्यूम करेंगे करंट लाइबिलिटीज को 2x तो करंट जो एसेट्स होगी वो कितनी होगी 5x। अब हमारे को पता है कि जो वर्किंग कैपिटल है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। हम वैल्यू को पुट कर सकते हैं, ये हमारे को क्वेश्चन में गिवन है 81,000, तो हम वर्किंग कैपिटल लिख देंगे 81,000 और करंट रेशो के अकॉर्डिंग जो हमारी करंट एसेट्स है वो 5x है और करंट लाइबिलिटीज 2x है, तो 5x माइनस 2x
जब 5x में से 2x को माइनस करेंगे तो ये हो जाएंगे 3x, और जब x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो 81,000 डिवाइड बाय 3, जब 81 को 3 से करेंगे तो 27,000। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया x की वैल्यू। अब हमारे पास जो करंट एसेट्स है वो 5x है एंड करंट लाइबिलिटीज 2x है। तो करंट एसेट्स कितनी हो जाएगी, 5 मल्टीप्लाई बाय 27,000, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,35,000 रुपीज़ ये हमारी आ गई करंट एसेट्स, और करंट लाइबिलिटीज 2x है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 27,000 तो 54,000 ये हमारी आ गई करंट लाइबिलिटीज। तो क्वेश्चन 6 भी कर लिया कंप्लीट। 7 आपसे पूछा गया है ऋण पत्रों के शोधन की विभिन्न विधियों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। ये भी 2 मार्क्स का है, तो आप जो इन विधियों को लिख सकते हैं। तो ऋण पत्रों के शोधन की विधियां, तो फर्स्ट है एक निश्चित अवधि के बाद समस्त राशि का इकट्ठा भुगतान करना। सेकंड है ऋण पत्रों का किस्तों में शोधन करना, ये इसको हम लॉटरी विधि भी कहते हैं। और तीसरी जो विधि है शोधन की, खुले बाजार में अपने ही ऋण पत्रों को क्रय करना। एंड फोर्थ है अंशों या नए ऋण पत्रों में परिवर्तित करके। तो इस तरीके से ये जो विधियां हैं, इस तरीके से हम ऋण पत्रों का शोधन कर सकते हैं, अर्थात ऋण पत्रधारियों से जो हमने पैसा लिया है उसको हम वापिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है, ये 2 मार्क्स का है। पूर्वाधिकार अंशों के किन्हीं 3 प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो कोई भी आप 3 जो है बता सकते हैं। तो हमने लिखे हैं यहाँ संचयी पूर्वाधिकार अंश। तो ये वे अंश होते हैं जिनको किसी वर्ष लाभांश ना दिया जाए तो उन्हें अगले वर्ष लाभ होने की दशा में पिछला लाभांश पाने का अधिकार होता है, अर्थात उनका लाभांश संचय होता जाता है जब तक वह चुका नहीं दिया जाता। तो ये हो गए संचयी। दूसरे होते हैं असंचयी पूर्वाधिकार अंश। ये वे अंश होते हैं जिनको किसी वर्ष लाभांश ना दिया जाए तो उन्हें अगले वर्ष लाभ होने की दशा में पिछला लाभांश पाने का अधिकार नहीं होता, अर्थात उनका लाभांश संचय नहीं होता। तो संचयी होते हैं जिनको किसी वर्ष लाभांश न दिया जाए, लॉस हो गया तो उनका अगले वर्ष इकट्ठा दे दिया जाएगा, और असंचयी में उनको अगले वर्ष पिछले वर्ष का नहीं मिलेगा लेकिन जो अगला है वही मिलेगा। इसके बाद थर्ड हमने लिया है शोध्य पूर्वाधिकार अंश, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ये वे अंश होते हैं जिनका भुगतान कंपनी अपने जीवन काल में कर देती है, और अशोध्य पूर्वाधिकार अंश ये वे होते हैं जिनका भुगतान कंपनी अपने जीवन काल में नहीं करती। तो शोध्य होती है जो इनसे प्रिंसिपल अमाउंट लिया हुआ है तो उनको वापिस कर देगी जैसे ही कंपनी की स्थिति अच्छी होगी, जैसे 5-6-7-8 साल के बाद इनका पैसा वापिस कर दिया जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। और जो इरिडीमेबल होते हैं इनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है इनको वापिस नहीं किया जाता, और इनको डिविडेंड दे दिया जाता है लेकिन प्रिंसिपल अमाउंट वापस नहीं किया जाता। तो 3 पूछे थे, आप कोई भी 3 लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के उद्देश्यों का वर्णन करो। तो आप इसमें लिख सकते हैं वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के उद्देश्य। तो फर्स्ट है व्यवसाय की वर्तमान लाभ कमाने की क्षमता का मूल्यांकन करना। सेकंड है संस्था की वित्तीय स्थिति का पता लगाना। थर्ड हम लिख सकते हैं व्यवसाय की शोधन क्षमता का मूल्यांकन करना। फोर्थ हम लिख सकते हैं कार्य निष्पादन का तुलनात्मक अध्ययन करना। और फिफ्थ है संस्था की अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन तरलता स्थिति का मूल्यांकन करना। तो ये जो हम एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो इनसे हमारे ये जो ऑब्जेक्टिव हैं ये फुलफिल होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है 10, वो आपसे न्यूमेरिकल है, रेशियो एनालिसिस का आया हुआ है, तो इसको देखते हैं। इसमें आपको कहा है कि ₹2 लाख इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम, stock at the beginning is 1.5 time than closing stock, calculate the value of opening and closing stock। तो आपसे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक पूछा है, तो देखो इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेंगे जो हमारे को दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 2 लाख, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है 8 टाइम्स। तो हमारे को पता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। हम वैल्यू को पुट करेंगे, हमारे को क्वेश्चन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है 8, तो हमने 8 लिख लिया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है हमारे को 2 लाख, तो 2 लाख लिख लिया, और डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 से एवरेज स्टॉक को, और 8 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 ले लेंगे, तो 2 से लाख से हो जाएगा 1 को मल्टीप्लाई, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 8 एवरेज स्टॉक इक्वल टू 2 लाख। अब हम एवरेज स्टॉक की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एवरेज स्टॉक हमारे पास निकल जाएगा, जब 2 लाख को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 25,000।
तो 25,000 हमारे पास आ गया एवरेज स्टॉक। अब इसके जरिए हम ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे फाइंड आउट होगा, वो होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया गया है कि स्टॉक एट द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम्स देन क्लोजिंग स्टॉक। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को मान लिया हमने x, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो छोटा है और जो ओपनिंग स्टॉक है बिगिनिंग का वो 1.5 टाइम है, मतलब इतना गुना है। तो जब हम क्लोजिंग स्टॉक को x मान लेते हैं तो जो ओपनिंग है, जो बिगिनिंग का स्टॉक है, वो हो जाएगा 1.5 टाइम्स, मतलब 1.5x हो जाएगा। अब हमारे को पता है एवरेज स्टॉक को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अब एवरेज स्टॉक हमने फाइंड आउट कर लिया है ऊपर 25,000, तो हम वैल्यू को पुट कर देंगे 25,000 और हमने इस लाइन के अकॉर्डिंग ये जो दिया है स्टॉक एट द बिगिनिंग इज 1.5 टाइम्स देन क्लोजिंग स्टॉक, इसके तहत जो हमने एज्यूम किया है हम वैल्यू को पुट करेंगे। तो ओपनिंग हमारे पास 1.5x है और क्लोजिंग x है डिवाइड बाय 2। अब हम यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जब हम 25,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 50,000 और 1.5x में जब हम x को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2.5x। तो यहाँ पर जब हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो 50,000 को डिवाइड करेंगे हम 2.5 से, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20,000 रुपीज़। तो 20,002 हमने निकाल ली x की वैल्यू। तो x हमने क्या माना था, क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास आ गया 20,000 रुपीज़ और हम जो है ओपनिंग स्टॉक निकाल सकते हैं क्योंकि ओपनिंग स्टॉक है 1.5x। तो जब हम 20,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 ये हमारा हो गया ओपनिंग स्टॉक। तो क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि गंगा लिमिटेड ने ₹50 वाले 10,10% ऋण पत्र निर्गमित किए जिसका शोधन 3 वर्ष के पश्चात ₹20 वाले समता अंशों में परिवर्तन द्वारा किया जाएगा। ऋण पत्रों के निर्गमन और शोधन संबंधी प्रविष्टियां कीजिए। तो इसमें 10 लाख जो डिवेंचर इशू किए थे और बाद में जैसे जब रिडम्पशन की बारी आई तो इनको नए क्या कर दिए गए, शेयर्स दे दिए गए। तो देखो इसको हम करते हैं सॉल्व। तो हम लिखेंगे सबसे ऊपर आपसे पूछिए जनरल एंट्रीज, तो जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, तो आपको देखो क्वेश्चन में दिया गंगा लिमिटेड, तो आप लिख देंगे यहाँ गंगा लिमिटेड और आप फॉर्मेट बनाएंगे डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट का। तो सबसे पहले 10 लाख हमने जो है डिवेंचर इशू किए थे 50 का ईच है, तो हम इशू की एंट्री करेंगे तो नंबर 1 यहाँ दे देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, अन्वेषण लिखेंगे हम बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ 10 लाख डिवेंचर्स एट द रेट ऑफ 50 ईच। तो 10 लाख को हम जब 50 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 करोड़। तो 5 करोड़ अमाउंट जो है हमने यहाँ पर लिख लिया, ये हमारे पास इकट्ठा हो गया। अब सेकंड एंट्री जो हमारे पास पैसा आया हुआ है इसको हम ट्रांसफर कर देंगे डिवेंचर अकाउंट में। तो एंट्री बन जाएगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। तो 10% क्या है, ये रेट है, इंटरेस्ट रेट है। तो 5 लाख, तो हम इसमें निर्देश लिखेंगे फॉर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। तो ये जो है सेम डे ही एंट्रीज होगी, ये होगी जब हमने इशू किए। अब इसमें रिडम्पशन की डेट दी हुई है, तो जब हम रिडम्पशन करेंगे तो रिडम्पशन हम कैसे कर रहे हैं, इनको शेयर्स दे करके। तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे ड्यू की, तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट और निर्देश लिखेंगे हम बीइंग डिवेंचर्स ड्यू फॉर रिडम्पशंस बाय कन्वर्सन। तो हम क्योंकि कन्वर्ट कर रहे हैं डिवेंचर्स को शेयर में, तो कितना हमने इनको देना है 5 करोड़, तो 5 करोड़ हम जो है यहाँ पर ये लिख लेंगे। अब नेक्स्ट जब हम पेमेंट करेंगे इनको शेयर्स में तो एंट्री बनेगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल अकाउंट। और अब नरेशन हम लिखेंगे तो इनका जो हमने अमाउंट देना था वो देना था 5 करोड़ रुपीज़। अब हम इनको जो शेयर्स दे रहे हैं वो दे रहे हैं 20 का ईच, तो ये एट पार का क्वेश्चन है। तो अब हम देखेंगे इनके कितने जो हैं हमारे पास शेयर्स बन रहे हैं। तो 5 करोड़ को जब हम 20 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो 25 लाख ये हो गए शेयर्स, तो हमने इशू किए। तो हम लिख देंगे नरेशन में बीइंग 25 लाख शेयर्स इशूड टू डिवेंचर्स होल्डर एट द रेट ऑफ ₹20 ईच, और यहाँ अमाउंट आ जाएगा 5 करोड़ 5 करोड़। तो ये हमारा क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब इसमें आपसे जैसे चॉइस भी आएगी इसमें इस डिवेंचर के क्वेश्चन में, तो इसमें आपको थ्योरी पूछी गई है कि ऋण पत्रों के लाभ की व्याख्या कीजिए, तो हम इसको भी कर लेते हैं। तो यह ऋण पत्रों के लाभों की व्याख्या भी 4 मार्क्स का है। तो आप लिख सकते हैं कि ऋण पत्रों के लाभ, तो ऋण पत्रों से विनियोजकों तथा कंपनी दोनों को
निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। तो विनियोजक हो गए जिन्होंने पैसा दिया है कंपनी को, डिवेंचर खरीदे हुए हैं, और कंपनी होगी जिन्होंने पैसा लिया हुआ है। तो इन्वेस्टर को क्या क्या फ़ायदा होता है? सबसे होता है पहला फ़ायदा उनको स्थायी एवं नियमित आय, तो उनको परमानेंट और रेगुलर इनकम मिल जाती है। सेकंड, अधिक सुरक्षित विनियोग, बिल्कुल सिक्योर्ड आप उनकी इन्वेस्टमेंट है। और अधिक तरलता, लिक्विडिटी भी होती है कि जब मर्जी चाहे वो क्या कर सकते हैं, अपने डिवेंचर को दूसरे को बेच सकते हैं। और फोर्थ है परिवर्तन का अधिकार, वो कन्वर्ट भी करा सकते हैं अपने अंशों को नए अपने ऋण पत्रों को नए ऋण पत्रों में या अंशों में, जो आपको क्वेश्चन भी पूछा गया था। और कंपनी को क्या लाभ होते हैं जब वो डिवेंचर से पैसा लेते हैं? तो प्रबंधकीय क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं, तो जो मैनेजमेंट है वो कंपनी खुद ही करेगी, ये उसमें अपनी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरा है वित्त का सस्ता साधन, क्योंकि इसमें जो परसेंटेज लगी हुई थी, जैसे 10% जो रेट होता है वो बड़ा कम होता है, तो एक सस्ता मतलब उनको मिल जाता है सस्ते दर पे। और तीसरा है संपत्तियों पर अधिकार से साख में कमी, तो एक मतलब जैसे ऐसा होता है कि संपत्तियों में जब अधिकार होता है तो कंपनी के साख में क्या जाती है कमी। और एक मेन फायदा होता है कि जब डिबेंचर को इशू करते हैं तो कंपनी को इससे टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं, कर लाभ भी मिलते हैं, जो हमने यहाँ पर टाइप नहीं किया है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है एक न्यूमेरिकल शेयर्स का है। तो क्या न्यूमेरिकल है वो? अदिति लिमिटेड इशूड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 each to Rita at a premium of ₹2 per share. Rita had paid ₹3 on applications, ₹5 included premium on allotment, but could not pay ₹2 on first call and 2 on final call. The directors forfeited her shares and reissued to Ram as 8 for fully paid. Pass journal entries for forfeiture and reissue of shares. तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें देखो क्या कहा गया है। सबसे पहले कहा गया है कि शेयर्स इशूड किए गए आदिति लिमिटेड ने किसको? रीता को। कितने किए हैं? 1000, तो हमने लिख लिए। और 10 का कितने में बेचा जा रहा है? 12 में, क्योंकि प्रीमियम का है, ₹2 प्रीमियम का है। अब जो रीता है उसने क्या किया है, ₹3 एप्लीकेशन का मांगा है तो ये पेड कर दिया। अलॉटमेंट का 5 मांगा था प्रीमियम के साथ, ये भी पेड कर दिया। उसने फर्स्ट कॉल ₹2 ये पेड नहीं की, फाइनल कॉल पेड नहीं की, और जिस कारण उसके शेयर्स क्या हो गए? फॉरफिट। तो जो फॉरफीचर की एंट्री है वो हमारी इस पॉइंट से हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले हम फॉरफीचर की एंट्री कर लेते हैं। तो हमारी एंट्री बनेगी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो शेयर्स कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, आपको मैंने बोला कॉल्ड अप अमाउंट से। तो कॉल्ड अप हमने कहाँ तक पैसा मांगा? तो जो रीता है उससे 5 और 3 8 और 2 10 2 12 सारे का सारा पैसा मांगा हुआ है। अगर प्रीमियम का क्वेश्चन है तो आपको मैंने बताया था एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, तो प्रीमियम को हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1000 है तो यहाँ आ जाएगा ₹10,000। अब ये आपका प्रीमियम का क्वेश्चन है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को हमने क्या कर दिया? डेबिट। और आपको मैंने कहा था कि अगर प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है, नॉट पेड, तभी हम यहाँ बताएंगे। लेकिन रीता ने अलॉटमेंट दे दी, इसका मतलब प्रीमियम भी दे दिया, तो यहाँ पर ये कोई अमाउंट नहीं आएगा। इसके बाद शेयर फॉरफीचर में आपको मैंने बोला था इसमें आता है अमाउंट ऑलरेडी पेड, जो पैसा दे दिया। लेकिन हम प्रीमियम का क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। तो रीता ने जो आदित्य लिमिटेड है उसको 5 और 3 ₹8 पे कर दिया था। लेकिन ₹8 में जो है ₹2 प्रीमियम का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 6। तो एक शेयर के ऊपर 6 है, तो 1000 शेयर है, 6000 हो गया फॉरफिट। और कॉल्स इन एरियर में आती है जो जो कॉल ने नहीं दी हुई है। तो कौन कौन सी कॉल नहीं दी है? एक फर्स्ट कॉल, तो 2 शेयर्स फर्स्ट कॉल, इसमें 2 के हिसाब से 2000 आ जाएगा। और एक आ जाएगी फाइनल कॉल, 2 के हिसाब से ₹2000। और हम नरेशन लिखेंगे बीइंग 1000 शेयर्स ऑफ रीता फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब सेकंड में क्या किया, ये जो शेयर्स थे ये राम को कर दिए इशू फुली पेड अप, ₹8 फुली पेड अप। तो जब आपको यहाँ पर फुली पेड अप की वैल्यू नहीं दी गई है तो आप क्या करते हैं, जितनी शेयर्स की वैल्यू है उससे आप कंपैरिजन करते हैं। तो शेयर्स की वैल्यू कितनी है? 10। तो सेकंड पार्ट इसका बन गया री इशूड बाय आदित्य लिमिटेड टू राम। तो राम को ये फॉरफिट किए हुए शेयर बेचे, तो 10 का 8 में, तो हम अब एंट्री करेंगे। एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। तो हम 10 का 8 में बेच रहे हैं तो 8 के हिसाब से
पैसा जो है वो आ जाएगा, तो 1000 के ऊपर हो जाएगा 8000 रुपया। और जितना हम कम के ऊपर जारी करते हैं उससे हम शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2 रुपीज़ से, क्योंकि 2 रुपीज़ कंपनी को लॉस हो रहा है, तो 2000 यहाँ आ जाएगा। इसके बाद जो है शेयर्स कैपिटल में आ जाएगा, जितनी फुली पेड अप वैल्यू है 10 रुपीज़, तो 10,000 यहाँ पर आ जाएगा। अब जब हम फॉरफिट करते हैं और इशू करते हैं तो हम जो है फिर देखते हैं कितना हमारे को प्रॉफिट हुआ, उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिजर्व में। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है, आपको मैंने बताया था, टोटल अमाउंट फॉरफिटेड, कितना हमने फॉरफिट किया, तो वो होता है फॉरफिट की एंट्री से। तो ये आपको दिया है 6000 रुपीज़, हम इसको ले लेंगे 6000 रुपीज़, और बटा नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, तो शेयर्स कितने फॉरफिट किए 1000, डिवाइड हम इससे कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हम नंबर ऑफ शेयर रीइशूड। तो यहाँ पर सारे के सारे शेयर जो हैं वो दोबारा से रीइशू हो गए, तो 1000, और माइनस हम करते हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट एट द टाइम ऑफ रीइशू। तो जो हमने रीइशू की एंट्री की उसमें शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट तो नहीं हुआ है, तो इसमें डेबिट हुआ है 2000 से, तो 2000 को हम माइनस कर देंगे। तो देखो 1000 से 1000 कट हो गया, तो 6000 में हम 2000 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 4000 रुपीज़। तो हमारी एंट्री बन जाएगी अब थर्ड, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 4000 रुपीज़, और हम नरेश लिखेंगे बीइंग शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट ट्रांसफर टू, यहाँ हो जाएगा TO2 कैपिटल रिजर्व। तो ये हमने सॉल्व कर लिए मॉडल क्वेश्चंस पेपर टर्म 2 के लिए। थैंक यू।